भारत का कारोबार एक बहुत बड़ा पैमाना है जिससे यह पता चलता है कि क्या वाकई पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत सरकार की तरफ से जारी हुए ताजा आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि भारत जिन 10 देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है उनमें से 9 देशों के साथ व्यापार घाटे की हालत में चल रहा है। साल 2013-14 में भारत का व्यापारिक घाटा तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए का था। अब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2023-24 में यह बढ़कर के 23 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। यह आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर में भारत का डंका नहीं बज रहा है बल्कि भारत का कारोबार डूब रहा है। जो पत्रकार, रिसर्चर और आलोचक मोदी सरकार की नीतियों, कामकाज और उनके कदमों की छानबीन करते हैं उन्हें चीन से पैसा लेकर काम करने वाला बता दिया जाता है। अगर यह धारणा सही है तब तो बात ऐसी भी बन सकती है कि मोदी सरकार चीन के साथ जबरदस्त व्यापार कर रही है। देश के हर गली चौराहे पर चीन का माल बिक रहा है। देश के कारोबारी डूब रहे हैं। मोदी सरकार चीन के लिए काम कर रही है। मोदी सरकार पर कार्यवाही की जानी चाहिए। नमस्कार, मैं अजय कुमार। नरेंद्र मोदी ने मीडिया में करोड़ों रुपए फूंककर भारत के आम लोगों के मन में यह बात बैठाने की पुरजोर कोशिश की कि भारत का पूरी दुनिया में डंका बजाया जा रहा है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। यही बात नरेंद्र मोदी के समर्थकों से पूछ दिया जाए तो वह भी पलटकर जवाब देते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मगर अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर उनसे यह पूछ दिया जाए कि किस आधार पर भारत का डंका बज रहा है, किस मामले में भारत का डंका बज रहा है, तो सब के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। उनकी जुबान से आवाज़ तक नहीं निकलती है। अगर जुबान से आवाज़ निकलती भी है तो इतनी अतरंगी बातें निकलती हैं कि आप सीधे नरेंद्र मोदी की गोदी में खेलने वाले मीडिया को दोष देते हैं कि उन्होंने कैसे लोगों का मतिभ्रष्ट कर दिया है। किन पैमानों के आधार पर यह देखा जाए कि भारत का पूरी दुनिया में क्या हाल है, इसे ना मोदी जी ने बताया ना मोदी जी की मीडिया ने बताया। भारत का कारोबार एक बहुत बड़ा पैमाना है जिससे यह पता चलता है कि क्या वाकई पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अगर वाकई पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो भारत में उत्पादित हो रहे सामान और सेवाओं की दूसरे मुल्कों में जबरदस्त मांग होनी चाहिए। मगर भारत सरकार की तरफ से जारी हुए ताजा आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि भारत जिन 10 देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है उनमें से 9 देशों के साथ व्यापार घाटे की हालत में चल रहा है। अंग्रेजी में कहे तो ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन है इस समय। 10 में से 9 देश के साथ निर्यात से ज्यादा आयात हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। भारत की तरफ से 9 देशों में जितने सामान और सेवाएं भेजी जा रही हैं उससे कई गुना ज्यादा इन देशों से भारत में आकर के सामान और सेवाएं बिक रही हैं। साल 2013-14 में भारत का व्यापारिक घाटा तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए का था। अब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2023-24 में यह बढ़कर के 23 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। यह आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर में भारत का डंका नहीं बज रहा है बल्कि भारत का कारोबार डूब रहा है, जिसकी खबर किसी को नहीं दी जा रही है। चीन, रूस, कोरिया, हांगकांग के साथ व्यापारिक घाटा 2022-23 के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ गया है। रूस का मामला थोड़ा सा अलग है। रूस पर प्रतिबंध लगा हुआ है दुनिया भर का, तो ज़्यादातर यूरोपीय देश रूस के कच्चे माल को नहीं खरीद रहे हैं। भारत उस कच्चे तेल को खरीद रहा है। इसीलिए रूस के साथ भारत का व्यापारिक घाटा अचानक से कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि रूस से कच्चे माल को भारत इंपोर्ट करता है और यहाँ से नीदरलैंड जैसे देशों को बेच देता है। तो यह एक मामला अलग है। मगर चीन के साथ व्यापारिक घाटा बढ़ करके 85 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। मतलब चीन की माल और सेवाएं भारत में जितनी बिक रही हैं उसकी कुल कीमत चीन में भारत की जितनी माल और सेवाएं बिक रही हैं उससे 85 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। पैसे का हिसाब आप खुद लगा कर देखिए। 1 बिलियन डॉलर में तकरीबन 8,300 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। मतलब चीन का जबरदस्त बाजार भारत बन चुका है। भारत की बहुत बड़ी आबादी चीन के बनाए माल का इस्तेमाल कर रही है। यह तथ्य होने के बावजूद भी मोदी की दुष्प्रचार मंडली देश भर में चीन के प्रति नफरत का भाव पैदा करने का काम करती रहती है। जो पत्रकार, रिसर्चर और आलोचक मोदी सरकार की नीतियों, कामकाज और उनके कदमों की छानबीन करते हैं उन्हें चीन से पैसा लेकर काम करने वाला बता दिया जाता है। न्यूज़ क्लिक डिजिटल पोर्टल का मामला ही देखिए।
मोदी के दुष्प्रचार मंडली देश भर में यह दुष्प्रचार फैलाने का काम किया कि यह संस्था चीनी प्रोपेगेंडा का काम करती है, चीन से पैसा लेकर काम करती है, मगर किसी भी तरह का ठोस सबूत नहीं दिया। सबूत के नाम पर जो दिया गया है वह हंसी ठिठोली की विषय वस्तु बनकर रह गया है और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। जबकि न्यूज़ क्लिक ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत उसे फंडिंग मिली है, उसने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। मगर मोदी सरकार की राजनीति के लिए तथ्य कुछ भी नहीं है। उसे बस यह मालूम है कि धारणाओं के आधार पर अफवाहों का बाजार गर्म करना है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर अपनी राजनीति का रास्ता निकालना है। मोदी सरकार और मोदी सरकार के समर्थकों ने यही काम किया है, यही उनकी वोट हासिल करने की रणनीति। यह चीन से पैसा लेकर के मीडिया संस्थान देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर यह धारणा सही है तब तो बात ऐसी भी बन सकती है कि मोदी सरकार चीन के साथ जबरदस्त व्यापार कर रही है, देश के हर गली चौराहे पर चीन का माल बिक रहा है, देश के कारोबारी डूब रहे हैं। मोदी सरकार चीन के लिए काम कर रही है, मोदी सरकार पर कार्यवाही की जानी चाहिए। मगर इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है। लेकिन भाजपा की दुष्प्रचार मंडली इस तरह की धारणाओं के जरिए अफवाह फैलाने को गलत नहीं मानती है। वह पलटकर नरेंद्र मोदी की आवाज में आवाज मिलाते हुए जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, वह चीन से पैसा लेकर के काम कर रहे हैं, ऐसा कहने के बेईमान काम में लग जाती है। वह कहती है कि वह देश के संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं। इस हिसाब से तो मोदी सरकार से यह भी पूछना चाहिए कि वह भी तो देश के संप्रभुता पर हमला कर रही है जब वो चीन से इतना ज्यादा आयात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो बातें होती हैं वह तथ्यों के आधार पर, संवैधानिकता के हिसाब से, दुनिया के समीकरण को देखते हुए, मानवता के हिसाब से गलत होती हैं। मगर जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है वह इन्हीं नफरती बातों को लेकर के अपनी राजनीति करती है। द हिंदू अखबार में छपी विघ्नेश राधाकृष्णन, श्रेयासी और श्रुति बालाजी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में 6 बार चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर का ओहदा उस देश को मिलता है जिसके साथ आयात और निर्यात की कुल कीमत सबसे ज्यादा होती है। पिछले 10 सालों में 6 बार सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में चीन की ट्रेडिंग की प्रकृति यह है कि चीन से बहुत बड़ी मात्रा में माल भारत में इंपोर्ट होते हैं और बहुत कम मात्रा में भारत से चीन में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारत चीन से मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर डिवाइस, एंटीबायोटिक, टेलीकॉम पार्ट्स, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कई सामान इंपोर्ट करता है। 2014 से लेकर के 2024 के बीच में भारत ने चीन से करीब $75 बिलियन का मोबाइल फोन इंपोर्ट किया है, जो भारत के दूसरे देशों से मोबाइल फोन की कुल इंपोर्ट का तकरीबन 54% के आसपास बनता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस $28 बिलियन का इंपोर्ट किया है। यह 6 सालों के दौरान कुल सेमीकंडक्टर इंपोर्ट का 70% हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट करीब $26 बिलियन का इंपोर्ट किया गया है। यह कुल इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट इंपोर्ट का 32% हिस्सा बनता है। एक तरह से विश्लेषण किया जाए तो यह आंकड़े मोदी सरकार के पाखंडी किस्म के राष्ट्रवाद का भी खुलासा करते हैं। जून 2020 में भारत और चीन सीमाओं पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भारत के 20 सैनिक मारे गए थे और चीन के 4 सैनिक मारे गए थे। चीन भारत की सीमाओं के भीतर आया था। डिफेंस मामलों के जानकार बताते हैं कि भारत चीन सीमा पर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से भारत 2020 की गलवान घटना के बाद महज 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक गश्त लगा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत ने साल 2020 के बाद तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खो दिया है जो भारतीय सीमा में पड़ता था। मतलब इस जगह पर चीनी सैनिक तो आते हैं मगर भारत के सैनिक नहीं जा सकते हैं। भारत चीन सीमा पर भारत की संप्रभुता पर चीन ने इतना जबरदस्त हमला किया है मगर मीडिया में किसी भी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं होती है। किसी भी मीडिया वाले को वहां जाने नहीं दिया जाता है। स्वतंत्र मीडिया की बात तो आप छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया भी वहां पर नहीं जा सकती है। नरेंद्र मोदी को डर है कि भारत और चीन की सीमा पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा धोखा पूरे देश में ना फैल जाए, इसलिए वह मीडिया को वहां पर जाने नहीं देते हैं। उल्टे यह कहते हैं कि चीन भारत के 1 भी इंच जमीन के भीतर नहीं घुसा है। 20 सैनिक की शहादत को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मानते हैं, कहते हैं कि कोई नहीं मरा है। अमित शाह कहते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत की सीमा में कोई 1 इंच भी नहीं घुस सकता है। चीन को किसी तरह की सबक सिखाने की बजाय भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि अगली बार वह सरकार में आए तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर छीन कर लेगा।
यानी चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पूरी तरह से चुप है। उसकी जो भी साहस है, पाखंडी साहस है, वह केवल पाकिस्तान के खिलाफ निकलती है। जो कहती है वह झूठ कहती है और अपनी गोदी मीडिया से कुछ कहलवाना भी नहीं चाहती है चीन के लिए। जून 2020 में जब भारत और चीन की सीमा पर तनाव बढ़ा, मीडिया में बातें चलने लगी, तो भाजपा समर्थकों ने भारत में चीन बॉयकॉट का अभियान छोड़ दिया। तब से लेकर अब तक जब भी चीन के प्रति नफरत भाव गलना होता है तो भारत में एक धड़ा चीन बॉयकॉट की बात करने लगता है, मतलब चीनी सामानों को खरीदना बंद कर दिया जाए। इस तरह का अभियान छोड़ने के बाद और नरेंद्र मोदी के आलोचकों को चीनी पैसा लेकर के आलोचना करने वाले बताने के बावजूद हाल यह है कि वित्त वर्ष साल 2024 में चीन का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट अब तक का सबसे ज्यादा हो गया है, तकरीबन $85 बिलियन। $1 बिलियन में तकरीबन 8300 करोड़ रुपए होते हैं, तो जोड़ लीजिएगा, मतलब भारत में जो आयात हो रहा है वह आयात भारत से जो निर्यात होता है उससे तकरीबन $85 बिलियन ज्यादा हो रहा है चीन से। यानी कहने का मतलब यह है कि मोदी सरकार चाहे जितना भी नफरत पैदा करे, मगर भारत की सबसे गहरी परेशानियों का उस नफरत से कोई लेना देना नहीं है। नफरत की पॉलिटिक्स केवल नफरत फैलाने पर ध्यान दे रही है। भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता कमजोर होती जा रही है। चीन से लेकर के तमाम देशों के साथ बढ़ता ट्रेड डेफिसिट यही बताता है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था के पैमाने पर बहुत कमजोर साबित हुई हैं। आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि अगर कोई देश अपने 10 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ व्यापार घाटे के हालात में है, मतलब आयात ज़्यादा कर रहा है और निर्यात बहुत कम, तो यह कतई ही नहीं कहा जा सकता है कि दुनिया भर में उस देश का डंका बज रहा है। यह खराब अर्थव्यवस्था का संकेतक है। व्यापारिक घाटा किसी देश के लिए हर स्थिति में अर्थव्यवस्था के लिए गलत संकेत की तरह काम नहीं करता है, बल्कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम दूसरे देश से इंटरमीडिएट गुड्स या कच्चा माल मंगा करके अपने देश में फाइनल गुड्स तैयार कर रहे हों और दूसरे देश में जाकर उसे बेच रहे हों। ऐसी स्थिति में व्यापारिक घाटे की स्थिति गलत नहीं कही जा सकती है। मगर भारत हर साल कई साल पिछले साल से व्यापारिक घाटे की स्थिति में रहता है और नरेंद्र मोदी के काल में तो ये 23 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो इसका मतलब यह है कि भारत का व्यापारिक घाटा भारत की अर्थव्यवस्था की बदहाली को ही दर्शा रहा है, क्योंकि कच्चा माल मंगा करके भारत में फाइनल गुड्स उत्पादित कर देश और दूसरे देशों में बेचा जाता तो लगातार ट्रेड डेफिसिट की स्थिति नहीं बनी रहती। मगर वह बदलती नहीं है तो नहीं कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह किसी तरह का ठीक ठाक संकेतक भी हो सकता है। अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भारत के आयातकों के लिए डॉलर की मांग बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी की मांग बढ़ रही है। इसका परिणाम यह निकलेगा कि डॉलर मजबूत होगा, फॉरेन रिजर्व कमजोर होगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा। भारत की अर्थव्यवस्था में यही चल रहा है, इसीलिए दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि रुपया गिरते जा रहा है। इस खबर पर कांग्रेस की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है कि नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुगल, मुजरा सब पर बोलते हैं, मगर मेक इन इंडिया पर नहीं बोलते हैं। इस लोकसभा चुनाव के अपने अनेक भाषणों में नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी भारत की अर्थव्यवस्था पर खर्च नहीं किए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड नहीं सौंपा है, इसलिए नहीं सौंपा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की उन्होंने दुर्गति कर दी है। मेक इन इंडिया फ्लॉप हो गया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फ्लॉप हो गया है और इन सब का नतीजा यह निकला है कि निर्यात गिरता जा रहा है। साल 2015 को आधार वर्ष मानकर बताएं तो साल 2004 से लेकर के 2014 के यूपीए के कार्यकाल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7.85% के आसपास रही थी, मगर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में साल 2004 से लेकर के 2022 के बीच यह 6% रही है।